हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने इसकी पोजीशन की कि कैसे आज के टाइम में जो इंडियन पार्लियामेंट है इसकी पोजीशन डिक्लाइन हो रही है। इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनको हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। एंड आज हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं हंग पार्लियामेंट। तो हंग पार्लियामेंट होती क्या है, इसका मीनिंग, कॉजेस ऑफ इमरजेंस ऑफ हंग पार्लियामेंट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एंड इसके अल्टरनेट्स क्या हैं। तो पहले हम मीनिंग करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ हंग पार्लियामेंट ये है क्या, जिसको हम कह रहे हैं कि आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हंग पार्लियामेंट, जब हम कहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जब भी लोकसभा की इलेक्शन होती है, उस इलेक्शन में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी गेट ना कर पाए तो सिंपल मेजॉरिटी के लिए क्या रूल होता है, 50% सीट्स प्लस 1 वोट। मीनिंग अगर हम अपने इलेक्शन की बात करते हैं, हमारी लोकसभा में आज के टाइम कितनी सीट्स हैं, 543 सीट्स। अगर इनमें से इसका 50% करें तो कितना बन गया, 272 सीट्स। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट्स मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाती है, मेजॉरिटी गेट कर लेती है, क्योंकि इसका हाफ बनता है 271.5 और इसमें 1 ऐड अगर नहीं भी करते हैं, हाफ इंक्रीज हो जाता है तो 2 बन जाता है, तो जिस सिंपल मेजॉरिटी अटेन हो जाती है। तो अगर मेजॉरिटी नहीं है तो उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम है कि मिनॉरिटी की गवर्नमेंट है वो आएगी, जिसको हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं। तो हंग पार्लियामेंट इट डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और प्री पोल कोलिजन, मीनिंग इलेक्शन होने से पहले अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन से पहले प्री पोल कोलिजन कर लिया, गठबंधन कर लिया, अलायंस बना लिया, तो अगर कोई अलायंस और कोई सिंगल पार्टी नॉट एबल टू गेट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, वो लोकसभा इलेक्शन में मेजॉरिटी गेट नहीं कर पाई, मीनिंग अगर किसी के पास 272 सीट्स है वो नहीं मिल पाई, तो क्या होगा, उसके बाद हंग पार्लियामेंट फॉर्म की जाती है, कोलिजन की गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी। तो इसीलिए एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और प्री पोल कोलिजन, इलेक्शन के पहले वाले कोलिजन, इन्होंने ही क्या करनी है, अपनी सरकार बनानी है, तो इनको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी जरूरी है। जो इंडिया है, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से क्या था, पहले कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, 1977 में जनता पार्टी है वो जीत जाती है। उसके बाद जब प्रॉब्लम है कब राइज होती है इन इंडिया विद द इलेक्शन ऑफ 9th लोकसभा विच इज हेल्ड इन 1989, मीनिंग 1989 से लेकर ये प्रॉब्लम बहुत टाइम तक अराइज होती है। तो 2014 तक ये प्रॉब्लम थी। इसमें क्या थी, जो भी हमारी सरकार थी वो कौन सी थी, हंग पार्लियामेंट की सरकार बनती थी। 9th लोकसभा इलेक्शन से ये प्रॉब्लम अराइज होती थी। तो इस टाइम जब गवर्नमेंट बनती थी, कौन सी बनती थी, कोलिजन की गवर्नमेंट, जिसमें पोस्ट पोल कोलिजन किया जाता था, या फिर आउटसाइड सपोर्ट है, मिनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनसे सपोर्ट लिया जाता था, तो उस टाइम जी सरकार बनाई जाती थी। तो इस तरह हंग पार्लियामेंट जिसमें मेजॉरिटी की सरकार नहीं होती है, हम उसको हंग पार्लियामेंट कहते हैं। तो हंग पार्लियामेंट अमर्ज क्यों होती है, इसके कौन कौन से कॉजेस हैं फॉर द इमर्जेंस ऑफ हंग पार्लियामेंट। फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड डोमिनेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर हम 2022 की बात करते हैं, आज के टाइम में 2600 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, इसमें डोमिनेंस किसकी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की है,
नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कम है और हम अपने एरिया की, हमारी स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी है हम उसको प्रेफर करते हैं। अगर हम अपने रीजन की पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर करेंगे तो क्या होगा, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जो मेजोरिटी गेट नहीं कर पाती है, देन पॉलिटिकल डिफेक्शन जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जी क्या होता है, जब भी इलेक्शन हो जाते हैं, एक एमपी है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी, मान लो ए पॉलिटिकल पार्टी से जीत जाता है, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन अगर वो बी पॉलिटिकल पार्टी में इंक्लूड हो जाए, अपने ए पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर बी पार्टी का मेंबर बन गया, तो ये क्या है, पॉलिटिकल डिफेक्शन। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया गया है। और आपको पता ही है हमारे इंडिया में पॉलिटिशियंस के ऊपर अगर लॉ को इंप्लीमेंट करना है कितना मुश्किल टास्क है। तो इस तरह जो लॉ है प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं है एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे देश में हंग पार्लियामेंट है वो इमरजेंसी में आती है। तो जो हंग पार्लियामेंट बनती है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हंग पार्लियामेंट। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। गवर्नमेंट को फॉर्म करने की प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके पास पूरी मेजॉरिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम राइज होगी कि कैसे गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए। जैसे हम 9th लोकसभा की बात करते हैं जो 1989 में हुई थी। इस टाइम फर्स्ट टाइम हंग पार्लियामेंट इमरजेंसी में आती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको 195 सीट्स मिली थी, बीजेपी को 89 सीट मिली थी, जनता दल को 142 सीट्स मिली थी और इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो प्रेसिडेंट ने इनमें से सबसे ज्यादा सीट्स किसको मिली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो नेशनल कांग्रेस को इनवाइट किया कि वो अपनी सरकार बनाए, लेकिन जो राजीव गांधी जी हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद जनता दल है, ठीक है, एंड बीजेपी है, तो जी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको इनवाइट किया जाता है। तो वीपी सिंह है जो बीजेपी प्लस लेफ्ट पार्टीज है, इनकी सपोर्ट से क्या बनाते हैं, अपनी सरकार को फॉर्म करते हैं। तो इस तरह हंग पार्लियामेंट है वो एग्जिस्टेंस में आती है। नंबर 2, अनस्टेबल एंड वीक गवर्नमेंट। जो हंग पार्लियामेंट होती है जो स्टेबल नहीं होती है, तो जो 11th लोकसभा इलेक्शन थी इसमें 3 प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं इन जस्ट 2 इयर्स, 96 से लेकर 98, 2 इयर्स भी पूरे नहीं हुए थे जिसमें 3 प्राइम मिनिस्टर है उनको चेंज कर दिया गया। तो ये गवर्नमेंट क्या स्टेबल हो पाएगी? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना सपोर्ट है वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट आती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, पहले उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जो 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक रहे थे। तो उनकी जो सरकार है कितने दिन तक चली थी, ओनली एंड ओनली 16 डेज की सरकार थी। तो इस तरह अनस्टेबल गवर्नमेंट है। उसके बाद HD देवगौड़ा हैं, वो अपनी सरकार बनाते हैं जो 1 जून 96 से लेकर 21 अप्रैल 97 तक बना रहे हैं। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल हैं, वो 21 अप्रैल 97 से लेकर 19 मार्च 98 तक बनाते हैं। किसी ने 1 साल भी कंप्लीट नहीं किया। तो इस तरह जो सरकार है, सरकार स्टेबल नहीं हो पाती। अगर स्टेबल नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि अगर हमारी नेशनल गवर्नमेंट है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी, तो डिसीजन कौन लेगा? सिक्योरिटी को थ्रेट है, वीक डोमेस्टिक पॉलिसीज बनेंगी। हमारा ट्रेड है, ट्रेड के लिए अच्छी पॉलिसीज कौन बनाएगा? क्योंकि सरकार तो अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है, वो पार्टीज को खुश करने की कोशिश कर रही है, वो देश की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उन पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही है। तो वीक डोमेस्टिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं और देश की ग्रोथ डेवलपमेंट डाउनवर्ड चली जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। अब हंग पार्लियामेंट है, हंग पार्लियामेंट में मिनिस्टर कौन से बनाए जाए, इसका डिसीजन प्राइम मिनिस्टर है अपनी मर्जी से नहीं करता, जैसे मेजॉरिटी में करते हैं उसे देखना है कौन से मेंबर को इलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन जब अदर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट दे रही है, उनके साथ कोलिजन है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती हैं कि
इसमें मेरे इस मेंबर को जी वाली पोस्ट दी जाए। पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट की भी डिमांड होगी और मेंबर भी बता दिया। इस तरह जो मिनिस्टर्स हैं वो कॉम्पिटेंट, अच्छी कैपेबल नहीं होते हैं कई बार सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए, उस पार्टी की सपोर्ट के लिए एक मिनिस्टर को जो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है उसको मिनिस्टर बनाना पड़ जाता है। तो इन हंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज जिन्होंने सपोर्ट दी थी पुट प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर टू गेट अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शन। अगर हम अनस्टेबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वीक गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, अगर कोई भी सोल्यूशन ना निकले तो प्रॉब्लम क्या होगी, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। तो लोकसभा डिसॉल्व होगी, उसके बाद दोबारा से री इलेक्शन होंगे। तो हमारे हिस्ट्री में फ्रॉम 1989 से लेकर 1999 तक 10 इयर्स में कितने टाइम्स इलेक्शन हो गए, 5 टाइम्स जनरल इलेक्शन हो चुकी हैं। तो ये बहुत ज्यादा है कि आप 10 सालों में 5 टाइम्स इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हो, इसका कितना खर्चा हो जाता है। हमारे जैसी जो पुअर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, क्या ये एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर सकती है? अगर हम यही एक्सपेंडिचर हम डेवलपमेंट के लिए लगाते तो कितना बेनिफिट मिलता। तो 89 में, 91 में, 96, 98, 99 में 5 टाइम्स जनरल इलेक्शन कराए गए, जो क्या है अपने आप ही रिप्रेजेंट करते हैं हम पार्लियामेंट की प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट, मीनिंग एक्स्ट्रा खर्चा है, फालतू की खर्ची हो रही है। जब हम इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन टाइम सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है और इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, इसके लिए पूरे अरेंजमेंट करने हैं, उस पर कितना खर्चा आता है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। गवर्नमेंट स्पेंड इन करोड्स फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्शंस, एंड जो मेंबर्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो करप्शन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इस टाइम मैं जीत जाऊं। और इस तरह जो ब्लैक मनी है, इट ब्रीड्स ब्लैक पॉलिटिक्स। मेंबर्स पैसे देकर ही तो सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में सबको पता है कि जब भी इलेक्शन होती है, इलेक्शन में जो वोटें हैं कैसे खरीदी जाती हैं। तो वोटें खरीदने के लिए करप्शन इंक्रीज हो रही है। अगर करप्शन इंक्रीज होगी, ब्लैक मनी है, इससे ब्लैक पॉलिटिक्स है, क्या हमारे वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बन पाएंगी? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्रिएट हो जाती है। एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग वोटर्स ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन। बार बार इलेक्शन हो रही है, क्या हमारा अब इंटरेस्ट रहेगा? तो इस तरह जो हम पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो एक टाइम 52% ही पार्टिसिपेशन रेट रह गया। हाफ वोटर्स हैं, सिर्फ वही वोट देने जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है जी इलेक्शन बार बार होती जाती हैं, कभी लोकसभा की इलेक्शन होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होगी, एमसी की इलेक्शन होगी, अगर हम स्टेट में है तो विलेज में सरपंच की इलेक्शन होगी, तो इलेक्शन ही होती जाती हैं, तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो हंग पार्लियामेंट की वजह से क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव्स इन केस ऑफ हंग पार्लियामेंट। अब मान लो अब हंग पार्लियामेंट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, तो अब क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव्स। तो इसमें आता है कि ए पार्टी कैन गेट मेजोरिटी वाया पोस्ट पोल कोलिजन। अब क्या होगा, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोलिजन कर लें, उसके बाद अपनी सरकार बना लें। जैसे 1989 से लेकर 2009 तक जो भी इलेक्शन होती है, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो अलायंस किए जाते हैं, तो पोस्ट पोल इलेक्शन होती है। 2014 में जब जनरल इलेक्शन होती है, जब 19 में होती है, उसमें बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिलती है। उससे पहले हंग पार्लियामेंट है वो चल रही थी। देन मिनॉरिटी गवर्नमेंट है वो बनाई जा सकती है, जिसमें कहते हैं आउटसाइड सपोर्ट फ्रॉम माइनर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट एमपीसी। तो जो भी आउटसाइड सपोर्ट ली जाती है, अब सरकार बनानी तो है, दोबारा से इलेक्शन थोड़ी ना होगी। और कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स भी क्या करती हैं, ब्लैक मनी जनरेट करती हैं, वोटर्स के इंटरेस्ट भी नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, जो मिनॉरिटी गवर्नमेंट है वो बना लेते हैं। इसमें क्या करना है, अगर कोलिजन नहीं किया तो भी ठीक है, जो अदर एमपीज हैं
उन एमपी से जो माइनर पार्टीज हैं उनसे बाहर से सपोर्ट मांगी जाती है, आप हमको सपोर्ट कर दीजिए जब भी फ्लोर टेस्ट होता है। क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करता है, जब किसी को इनवाइट करता है कि आप सरकार बनाओ, उसको फ्लोर टेस्ट देना पड़ता है। फ्लोर टेस्ट का मीनिंग होता है कि लोकसभा में आकर उनको अपनी मेजोरिटी को हासिल करना है कि हमारे फेवर में इतने एमपीसी हैं। अगर 272 एमपीसी किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आ जाती है तो फ्लोर टेस्ट में वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है, तो उसकी सरकार बन जाती है। और अगर ये प्रॉब्लम से सोल्यूशन नहीं निकलता तो लास्ट सोल्यूशन क्या है, डिसॉल्व द लोकसभा एंड री इलेक्शन। तो ये अल्टरनेट क्रिएट हो जाता है। तो इस टाइम जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट है वो ही प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इनवाइट्स सम लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी की लीडर होती हैं उनको इनवाइट करते हैं। अगर मान लो जे नहीं है, कोई सिंगल पार्टी नहीं है, तो फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन क्या होती है, प्री पोल अलायंस है, उनके लीडर को इनवाइट करते हैं। इलेक्शन से पहले जो अलायंस हुआ था अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या कहेंगे कि अब आप पोस्ट पोल अलायंस हैं वो कर लो, तो पोस्ट पोल अलायंस को इनवाइट किया जाएगा। अगर मान लो पोस्ट पोल अलायंस है वो भी नहीं हो पाता तो फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इनवाइट करेंगे जिनको उनको ठीक लगता है। जी क्या है, प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इनवाइट कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं आप फ्लोर टेस्ट दीजिए। अगर वो फ्लोर टेस्ट देते हैं, इसमें पास हो जाते हैं, 272 कैंडिडेट्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इनके फेवर में आ जाते हैं, तो वो अपनी सरकार फॉर्म कर देती है। अगर ये 4 प्रॉब्लम्स हैं इनसे सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट होता तो लास्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास कौन सी बचती है, डिसॉल्व द लोकसभा एंड फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड, तो दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो इस तरह प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं उस टाइम जब तक कोई सरकार नहीं बनती है, प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज हो जाता है और वो ही देश को चलाते हैं। तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसके प्ले कर। तो विद दिस हमारा इंडियन पार्लियामेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे। अगर आपके कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।